वंदे मातरम। आज हम लोग पाठ 10 कक्षा 7 जीवों में श्वसन को पढ़ेंगे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, यानी बहुत ही उत्सुक थी वो, जो 1 साल के बाद शहर से आ रहे थे। वो शीघ्र से शीघ्र बस स्टेशन पर पहुंचना चाहता था ताकि उनका वो स्वागत कर सके। इसलिए वो भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वो घर से दौड़ता हुआ आया है और उसे आश्चर्य हुआ है कि दौड़ने के बाद वो सांस तेजी से क्यों लेने लगा। ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, ठीक है। तो आइए हम श्वसन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो हम श्वसन क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपने अध्याय 2 में पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। और कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, और जनन, ये कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका, ठीक है, निभाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते समय भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो ऊर्जा है बच्चों, आती है हमें कहाँ से, मतलब ये हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। क्या और क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? कि मम्मी कहती है ना, बेटा खाना खा लो, है ना, तो क्यों कहती है, ठीक है। तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा, ठीक है, प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या ज़रूरत है? श्वसन की क्रिया जरूरी है। श्वसन क्रिया के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो पहले सांस लेते हैं और अंदर लेते हैं, यानी हवा को, वायु यानी हवा, उसको अंदर लेते हैं। और आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु में, मतलब फिर सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, है। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में मदद करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या वो मुक्त होती है? ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा उसमें से मुक्त होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के द्वारा बहुत अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है और ये प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ऊर्जा को दिखाती है बच्चों। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं, ठीक है। कौन से जीव? अवायवीय जीव कहते हैं इन्हें, ठीक है। और ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्माण करता है। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए बच्चों किया जाता है, ठीक है। और आपने देखा कि इसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जब विखंडित होते हैं अर्थात टूटते हैं
जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा आप देख सकते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है। इसमें हमारी मांसपेशियां भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। जो हमारी पेशियां मांसपेशियां हैं वे भी श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसे थोड़े समय तक ही कर सकती हैं बच्चों, ये ज़्यादा समय तक कर नहीं सकती, ठीक है। सही मायने में ये जो प्रक्रम है उस समय होता है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक अगर आप व्यायाम करें, तेज दौड़ने लगें, कई घंटे टहलने लगें, साइकिल अगर आप चलाएं, भारी वजन उठाएं, है ना, तो इन कार्यों को करने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी बच्चों, ठीक है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की, किसकी बच्चों, ऑक्सीजन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऊर्जा की आपूर्ति बहुत सीमित होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में पेशीय जो कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। जैसे कि ग्लूकोज होता है जो हमारी पेशी में होता है, वो हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो पेशियाँ हैं उसमें ऐंठन क्यों होती है, मतलब वो दर्द क्यों करने लगती हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं बच्चों। किस रूप में, अवायवीय, वायवीय नहीं, अवायवीय। और आप अवायवीय का समझते ही हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ऐसे प्रक्रम में ग्लूकोज आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है और गर्म पानी से स्नान करना अथवा मालिश करवाने पर ये ऐंठन से हमें बिल्कुल आराम मिलती है बच्चों, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त के संचरण का प्रमाण बढ़ जाता है, यानी रक्त का परिभ्रमण होता है, ठीक है। और इससे इसका परिणाम क्या मिलता है कि पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बढ़ जाती है तो उससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, ठीक है। अब हम श्वसन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। इसमें चेतावनी दी है कि इस क्रियाकलाप को आप अपने शिक्षक और शिक्षिका की उपस्थिति में ही करें। तो बच्चों आपको ये करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कर लीजिए जब तक आप अपनी सांसें रोक सकते हैं। बच्चों, ये आपको बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। आपको कोई इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कोई इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे आप, ओके। तो इस सांस को रोकना आप बिल्कुल नहीं करेंगे इसे, ठीक है। मैंने बता दिया, बस आप करेंगे ही नहीं, ठीक है। अतः आप ये जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते, यानी कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक बिना सांस ले जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन ये सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड ये मतलब है कि समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःश्वसन की क्रिया कहलाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे उच्छ्वसन कहते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। एक एतत सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत रहता है, मतलब जीवन भर उसके रहता है, ठीक है। ये जो क्रिया है, जो श्वसन, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, ये हमेशा रहती है, सतत प्रक्रम चलता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी श्वसन दर किसे कहते हैं, हर एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार, चाहे 10 बार ले या 100 बार ले, कितनी भी बार ले, उसे ये दर उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं बच्चों, ठीक है। और एक सांस अर्थात सांस का अर्थ है, एक श्वास का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, यानी एक बार सांस लेना और छोड़ना। क्या आप अपनी श्वसन दर बता सकते हैं बच्चों? तो ठीक है, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? तो आइए हम इसका पता लगाते हैं क्रियाकलाप के द्वारा।
सामान्यतः हमें ये भी आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। मतलब जब हम वैसे बैठे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि यदि यदि आप कोशिश करें तो आपको श्वसन दर की गणना कर सकते हैं, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं, मतलब एकदम सिंपल स्थिति में आप बैठ जाएं और सांस लीजिए और छोड़िए और पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हो। मतलब आप सोचिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले सकते हो और कितनी बार बाहर निकालते हो। तो क्या आप इतनी ही बार अंतः श्वसन कर सकते हो जितनी बार आपने उच्छ्वसन की प्रोसेस की? तो आप तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर को संख्या और मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के बाद तुरंत बाद और पूर्ण विश्राम करने के बाद फिर से ज्ञात कीजिए। आपने निष्कर्ष क्या निकाला तो उसे आप सारणी में नोट कर दीजिए, ठीक है। अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से भी कर सकते हैं कि मतलब आप अपने साथियों से या और भी आपके घर में जो भी व्यक्ति हो उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर की क्रियाकलाप है आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा बच्चों कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो तेज़ी से श्वसन करने लगता है या लगती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी कोशिकाओं जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे ये पता चल सकता रहा है या स्पष्ट होता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? समझ रहे हैं ना। जब आप नींदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती है, यानी आप सोए रहते हैं तो क्या आप अपने शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है उस समय? तो किस ये क्रियाकलाप 10 देखिए कि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में जो श्वसन दर है सबसे कम और किस में सबसे अधिक होती है बच्चों, ठीक है। एक अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिखाया गया है। 10.3 आप ये चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप में श्वसन की दर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारणी है कि सहपाठी का नाम, सामान्य अवस्था में 10 मिनट तक तेज चलने के बाद की, फिर 100 मीटर दौड़ने के बाद, फिर विश्राम अवस्था में आप ऐसी कंडीशन में कैसा फील करते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर ये है कि कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर करता है, ठीक। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं, इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सांस कैसे लेते हैं बच्चों, तो आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम नथुनों यानी नाक द्वार, नासा द्वार जिसे कहते हैं, जिससे वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं बच्चों तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती। नासा गुहा में जो वायु है श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित, ठीक है, स्थित तो वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत है जिसे डायफ्राम कहते हैं, ये मध्य पटल कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने का काम करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति बहुत ही उसमें सम्मिलित होती है, यानी ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये चित्र कि इसमें नासा गुहा देख सकते हैं आप, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, ठीक है, फिर ये भी फेफड़ा, उसके बाद ये मानव का श्वसन तंत्र है, ठीक है। अब जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है तो यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु जो है, ठीक है, वायु जो है वो फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर आसानी से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस वजह से या इस कारण से वायु फेफड़ों को बाहर धकेल देती है बच्चों।
हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, धूम्र, परागकण होते हैं बच्चों। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं, तब ये गुहा कोमल परत को उत्तेजित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। क्या आती है? छींकें। ठीक है। और छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली वायु से हम गंदी वायु से हम बच जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, सावधानी बरतने की बात है कि जब आप छींकें तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके बाहर निकले गए कणों को अन्य व्यक्तियों के अंतः श्वसन के समय ग्रहण ना कर ले। ठीक है। अब देखेंगे कि वायु अंदर कैसे आती है। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायु अंदर कैसे आती है बच्चों। ये वायु अंदर आती है, तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर। ये अंतः श्वसन की प्रोसेस में होता है, अंतः श्वसन। फिर उच्च श्वसन के प्रोसेस में देखिए यहाँ पर बाहर की ओर धकेलती वायु बाहर की ओर धकेल जाती है, तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम की पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो मानव में श्वसन क्रिया की ये विधि है। ठीक है। तो अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं बच्चों। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर को गति का अनुभव कराइए। ठीक है। अपने पेट पर अपने आप क्या पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है बच्चों। धूम्रपान से कैंसर होता है, इससे हमें बचना चाहिए। हमें धूम्रपान करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम कभी भी धूम्रपान ना करें, ऐसा हमें जीवन भर सोचना है। ठीक है। धूम्रपान से बचना चाहिए। ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वो सीने में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो है फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4 की गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का अमाप लीजिए और इसको 10.5 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का अमाप लीजिए और बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया। और हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रक्रिया के द्वारा भी बच्चों समझ सकते हैं। और आपको इसको यहाँ पे लिखना है। अपने सहपाठी का नाम लिखिए या अपने दोस्त का नाम लिखिए। आपके गांव में हो, शहर में हो, जहाँ पर हो आप, चाहे सूरत में हो चाहे अपने गांव में हो, तो वहाँ पर ऐसी क्रिया कर सकते हैं कि वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव, वक्ष का अमाप सेंटीमीटर में अंतः श्वसन के समय, उच्च श्वसन के समय, और उसमें क्या अंतर आया वो आप यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक पतली सीट तानकर एक रबड़ बैंड की सहायता से आप अपने वक्ष को बांध लें। क्रियाकलाप 10.5। प्लास्टिक की चौड़ी मुंह वाले एक बोतल लें। एक पेंदे को काट कर अलग कर दें। वायु के आकार की एक कांच और प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल को ढक्कन में एक ऐसा छेद कीजिए जिससे ये नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फुलाए लगा दीजिए और 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। ठीक है। और बोतल का ढक्कन लगा दीजिए और इस प्रकार से सील बंद कर दीजिए। ठीक है। और उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वायु रुद्ध हो जाए, मतलब वायु वहाँ से आना जाना बंद हो जाए। बोतल के खुले पेने पर रबड़ और प्लास्टिक को रगड़िए, है ना। बेहतर जीवन के लिए श्वास बच्चों, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों को वायु अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो एक पतली सीट तान कर किसी रबड़ की सहायता से बांध लीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। गुब्बारे को देखिए और इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए। गुब्बारे को देखिए, क्या आपके गुब्बारे में कोई परिवर्तन हुआ? तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो